हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिगिरी और आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ब बी के मल्टीपल यूज़। मैंने बी वर्ब के बारे में एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। आपने उम्मीद कर रहा हूँ उससे देख लिया होगा। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के उसे भी पहले देखें। उसमें मैंने डू के सभी यूज़ को पढ़ाया है और किस बी का क्या मतलब है, हैव का क्या मतलब है, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है मेन वर्ब, सभी के बारे में डिटेल में वीडियो अपलोड है। तो चलिए, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी साझा करें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। आज हम पढ़ेंगे वर्ब बी के मल्टीपल यूज यानी इज, एम, आर, वाज, वर से संबंधित सभी तरह के सेंटेंस। वर्ब बी यानी इज, एम, आर, वाज, वर का किन किन संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, इनके साथ मेन वर्ब की कौन सी अवस्था को प्लेस किया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। इज का एम, आर प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। वाज, वर का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, इज, एम, आर इनके अंत में सदैव ही हिंदी में है, हूं और है शब्द लगा रहता है। वाज, वर के अंत में सदैव ही था, थे, थी शब्द लगा रहता है। तो चलिए देखते हैं इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग किन किन संदर्भ में किया जाता है। पहला इसका यूज है टू शो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, यानी कार्य के जारी रहने का जब बोध होता है तो इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग कर हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। ये ध्यान रहे कि इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट सेंस में, यानी जब वर्तमान समय में कोई कार्य जारी है तो इज, एम, आर का प्रयोग करें। जब बीते हुए समय में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है तो वहां पे आप वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो पहला सेंस है टू शो कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, यानी किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराने के लिए इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक। यदि सेंटेंस यानी कार्य वर्तमान समय में जारी है तो इज, एम, आर। यदि कार्य बीते हुए समय में जारी था तो वाज, वर में से दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म में ही रखा जाता है। फिर ऑब्जेक्ट का या अदर का प्रयोग करें। यहाँ ओ का मतलब ऑब्जेक्ट या अदर से है। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट या अदर। यहाँ ओ का सेंस ऑब्जेक्ट या अदर दोनों से ही है। कुछ एग्जाम्पल, मां गीत गा रही है। यह इस सेंटेंस का सेंस है वर्तमान समय में कोई कार्य जारी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, मॉम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने यहाँ पे इज का प्रयोग किया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। बच्चे खेल रहे थे, यानी बीते हुए समय में कार्य जारी था। इस सेंस को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे वाज, वर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर का प्रयोग किया जाएगा। बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। कुछ ओरल सेंटेंस के माध्यम से कंटिन्यूटी वाले सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। मोहन बच्चों के साथ मैदान में खेल रहा है। मोहन with children is playing in the garden।
मैं अपने भाई के साथ बनारस जा रहा हूँ। आई विथ माई ब्रदर एम गोइंग टू वाराणसी। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। चिल्ड्रेन वर प्लेइंग क्रिकेट। मैं स्कूल जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ कंटिन्यूटी वाला सेंस आप समझ सके होंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर बी के और भी यूज को पढ़ने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट अवश्य ही ले लिया होगा। अब हम बी के कुछ अन्य यूज को भी पढ़ेंगे। बी का दूसरा यूज है बीइंग, यानी है, हूं, है। प्रेजेंट में अगर था, थे, थी रहेगा तो पास्ट में। स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव आएगा। यहां होना बनना का सेंस बनेगा। जैसे राजू डॉक्टर है, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यानी प्रेजेंट में किसी के पोजीशन को, किसी के अस्तित्व को दिखाया जा रहा है, तो इसलिए इज एमआर का प्रयोग किया जाएगा। यदि पास्ट में किसी के कुछ होने या बनने का सेंस दिखाया जाएगा तो वहां पे वाज और वर का प्रयोग किया जाएगा। तो राजू सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पे इज का प्रयोग करेंगे। राजू इज अ डॉक्टर। राजू डॉक्टर है। मैं अध्यापक हूं। मैं अध्यापक हूं। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई एम और टीचर। आई एम और टीचर। कुछ पास्ट टेंस में एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सोनू गायक था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सोनू सिंगुलर है, इसलिए वाज अ सिंगर। सोनू आज अ सिंगर। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इतना सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बी के कुछ और यूज को डिटेल करते हैं। बी का तीसरा यूज होगा टू मेक पैसिव वॉइस। यानी इसी इज एम आर वाज वर्ब का हेल्पिंग वर्ब की तरफ प्रयोग कर पैसिव वॉइस भी बनाया जाता है। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखें, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम सब्जेक्ट टेंस और सेंस के अकॉर्डिंग इज एम आर वाज वर्ब में से कोई एक। बी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा। जब कभी आप सबसे पहले एक्टिव और पैसिव का अर्थ जानें। पैसिव का मतलब होता है सब्जेक्ट इज नॉट डूअर ऑफ द एक्शन। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही कार्य को संपन्न कर रहा है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, यानी वह वर्ब एक्टिव वॉइस में कही जाती है। जब सब्जेक्ट डूअर जो वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यदि वह कार्य को कर नहीं रहा है बल्कि कार्य का प्रभाव उस पर ही पड़ रहा है, तो यह इस प्रकार का वाक्य पैसिव वॉइस का होता है, यानी वह क्रिया पैसिव वॉइस की कंसीडर करी जाती है।
अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहले अभी मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे जैसे मैं कहूँ मैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ पर प्ले का मैं सब सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है और इसमें एक्शन है प्ले का, इसको करने वाला मैं हूँ, इसलिए एक्टिव वॉइस है। लेकिन अब यही कहा जाए क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तो यदि पूछा जाए वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, तो वाक्य का सब्जेक्ट क्रिकेट है, लेकिन डूअर कौन है, मी। अब पहले इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्रिकेट है, वर्ब का प्रयोग क्रिकेट के अनुसार किया गया है, लेकिन डूअर क्रिकेट नहीं है बल्कि यह रिसीवर है, यह ऑब्जेक्ट होकर के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कार्य यह कर नहीं रहा है बल्कि कार्य का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, इसलिए यह सेंटेंस पैसिव वॉइस का कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे मोहन पीटा जाता है। अब देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मोहन है और एक्शन इसमें पीटने का हो रहा है। क्या मोहन इस कार्य को कर रहा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस कार्य का प्रभाव मोहन पर ही पड़ रहा है। यानी जब वाक्य का सब्जेक्ट कार्य को संपन्न करे तो एक्टिव वॉइस, जब वाक्य का सब्जेक्ट कार्य को करे न बल्कि कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़े, तो ऐसे सेंटेंस पैसिव वॉइस में कंसीडर किए जाते हैं। इस प्रकार का सेंटेंस इसी फॉर्मेट में फ्रेम किया जाएगा, सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि से या द्वारा शब्द लगा है तो अंतिम में बाई का प्रयोग करके डूअर को भी लिखा जाता है। मोहन पीटा जाता है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन। अब आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में है तो इज एम आर, पास्ट में है तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे और हेल्प वर्ब बी के बाद मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में प्लेस करते हैं। वर्ब है पीटना, पीटना की थर्ड फॉर्म होती है बीट, बिटेन। मोहन इज बिटेन। किताब पढ़ी जाती है, किताब पढ़ी जाती है। सब्जेक्ट होगा अ बुक, अ बुक इज रीड, अ बुक इज रीड। यदि इसी सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में लें तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे पीटा गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, पास्ट में कार्य हुआ है इसलिए वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आई वाज, अब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, आई वाज बिटेन। आप ध्यान रखें जब वर्ब बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो वह कंटीन्यूअस टेंस बनता है। जब वर्ब बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो पैसिव वॉइस बनता है और वह इंडिफिनिट का सेंटेंस होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में पहचान में हिंदी में आ जाता है, शब्द आता है, और पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस के पहचान में आ गया शब्द हिंदी में अक्सर देखा जाता है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके कुछ और भी यूज को हम डिटेल में आपको पढ़ाते हैं। अब सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको हैव के कुछ मल्टीपल यूज को आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। हैव के बारे में आपने बहुत सारे पढ़े होंगे बुक्स के द्वारा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा। आज हम आपको इसके मल्टीपल यूज के बारे में बताएंगे और आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो आज का नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ
हैव। यहां मैं हैव का मेरा अभिप्राय हैज, हैव, हैड तीनों से है। पहला इसका यूज होगा टू शो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, टू शो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, यानी हैव का प्रयोग कार्य की पूर्णता दिखाने के लिए किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं परफेक्ट टेंस। जब हैव का पहला एक प्रयोग हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो दर्शाता है कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, यानी कार्य के पूर्णता का बोध कराता है, इसे हम शॉर्ट में परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। हैज, हैव के साथ परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है, हैड के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और भी हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज, हैव। प्रेजेंट टेंस में यदि पास्ट टेंस है तो हैड का प्रयोग करेंगे। वर्ब सदैव ही थर्ड फॉर्म में रखा जाएगा और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि कुछ और बचता है तो उसको लास्ट में लिखा जाएगा। हिंदी में पहचान के रूप में सदैव ही, यदि मैं हिंदी की बात कुछ मोटे तौर पे करूं तो प्रेजेंट में चुका है, चुकी है या आ ई ए के साथ है हूं लगा रहता है। पास्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे के साथ साथ आ ई ए के साथ था, थे, थी लगा रहता है। आप यदि हिंदी के सारे आईडी को कंसीडर करेंगे, उसी पर आप बेस्ड होकर के सेंटेंस फ्रेम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप अच्छी अंग्रेजी की जानकारी रख पाएंगे। आप इनके हिंदी के सहारे अंग्रेजी में अपने आप को कन्वर्ट करें, अंग्रेजी के सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझें, ना कि उसके एंडिंग वर्ड को समझने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप सिर्फ हिंदी के एंडिंग वर्ड के सहारे आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो बहुधा आप बोलने में बहुत पीछे रह जाएंगे। हो सकता है राइटिंग कौशल में आप अच्छे हो जाएं, लेकिन आपका स्पीकिंग कौशल पीछे ले जाए। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझें, सेंस को समझें, न सिर्फ हिंदी आईडी को समझें। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। अब देख सकते हैं यानी कार्य प्रेजेंट टाइम में पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ पे चुका है या आ है के साथ है हूं लगा हुआ है, ये समझ में हो या ना हो, लेकिन ध्यान रखें जब वर्तमान समय में कार्य के पूर्णता का बोध हो, ऐसे कंडीशन में आप परफेक्ट टेंस को ही कंसीडर करें और इसी स्ट्रक्चर को प्रयोग में लाएं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, खाना का स्पेलिंग होता है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है फूड, आई हैव ईटेन फूड, राजू पत्र लिख चुका है, लिख चुका है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राजू, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, वर्ब थर्ड फॉर्म में रिटेन, पत्र अ लेटर। ये प्रेजेंट के कुछ एग्जाम्पल हैं, आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं कुछ पास्ट टेंस के एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हैड का एग्जाम्पल, मोहन गीत गा चुका था, गीत गा चुका था। तो सब इसका मतलब है बीते हुए समय में यानी पास्ट टाइम में कार्य पूर्ण हो चुका था। तो यदि ऐसा सेंस है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, पास्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है हैड,
सभी के साथ प्रयोग की जाती है और सभी परफेक्ट टेंस में सदैव ही वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मोहन हैड संग सॉन्ग। कुछ ओरल सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। मैं बनारस जा चुका हूं। आई हैव गॉन टू वाराणसी। मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। राजू पत्र लिख चुका है। राजू हैज रिटेन अ लेटर। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ ओरल एग्जांपल। मैंने आपको देखा था। आई हैड सीन यू। आपने अपना काम पूरा किया था। यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क। माँ ने खाना बना लिया था। मदर हैड कुक्ड फूड। चलिए हैव के कुछ और भी यूज देखते हैं। नेक्स्ट हैड का यूज, हैव का यूज है टू शो पोजीशन एंड रिलेशन, यानी संबंध अधिकार दिखाने वाले सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ, इसमें प्रायः के, रे या के पास प्रेजेंट सेंस में है, हूं, है लगा रहेगा। यदि पास्ट सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ के, रे लगा रहेगा या के पास शब्द लगा होगा, साथ ही साथ था, थे, थी। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैव, यहां पे हैव का अभिप्राय हैज, हैव, हैड से है। फिर जो चीज आपके पास है उसको आप प्लेस करेंगे। जैसे मेरे दो भाई हैं। आई हैव टू ब्रोज, या ब्रदर्स आप लिख सकते हैं। राधा के दो बैल थे, बैल थे। राधा हैड टू ऑक्सेन। उम्मीद करता हूं ये यूज आपको समझ में आया होगा। अब कुछ ओरल प्रैक्टिस पोजीशन और रिलेशन वाले में समझते हैं। मेरे दो मित्र हैं। आई हैव टू फ्रेंड्स। तुम्हारे एक गाय है। यू हैव अ काउ। तुम्हारे पास एक साइकिल थी। यू हैड अ साइकिल। मेरे दो मित्र थे। आई हैड टू फ्रेंड्स। आज के लिए बी और हैव का मैंने मैक्सिमम इसका प्रयोग पढ़ाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और दोस्तों में साझा करना न भूलें ताकि इस वीडियो का लाभ हर किसी को पहुंचे। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊं, या कोई आपका इंग्लिश का ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने बहुत बार पढ़ लिया लेकिन आपको डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित उसमें उस टॉपिक को मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।